सो व्हाट आर पीरियोडिक ट्रेंड्स? अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें डाउन द ग्रुप, है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। देखो कोई भी आपने ट्रेंड देखना है, आपने 3 फैक्टर्स देखने हैं उसके लिए। एक आप देखोगे साइज की क्या वेरिएशन है ना। एक आप देखोगे न्यूक्लियर चार्ज और एक देखोगे शील्डिंग इफेक्ट। ये तीनों चीजें देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिल रही है। ओके, सबसे पहले तो हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप में साइज बताओ आप। जब हम डाउन द ग्रुप यानी लिथियम से रुबिडियम तक जाते हैं तो जो साइज है वो हमें पता है इंक्रीज होता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा आई एच से लिखते हैं। अब देखो सोडियम है, सोडियम एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। टोटल देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के एक न्यूट्रल एटम में, है ना। लेकिन अगर देखो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने देखा है कि जो सारी नोबल गैसेस हैं जो स्टेबल हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनमें होते हैं 8, ठीक है। जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब सोडियम भी चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वो क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की ट्राई करेगा। ओके, अब देखो या तो ये हो सकता है कि 3s जो थर्ड शेल है 3s और 3p वाला, इन दोनों में ये 7 इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा दे, ठीक है। लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना बहुत मुश्किल है, तो सोडियम क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव कर देगा, है ना, और उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव बनाता है और अपनी वैलेंस शेल जो है सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है। ओके, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ये कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉन का तो जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसके साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना। फिर भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के चला गया, न्यूक्लियस में से चला गया। क्यों हुआ? उसमें कोई खुद से नहीं हुआ, उसको हमने बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, इस वजह से Na पॉजिटिव बना। वही एनर्जी जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एंथैल्पी टर्म हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, ठीक है, और एनर्जी टर्म हम वैसे यूज करते हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं है, आप दोनों लिखोगे तो चल जाएगा। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, है ना, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो ये जो सोडियम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोडियम को पहले, अगर ऐसे देखो सोडियम का एटम तो बहुत छोटा है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ सोडियम की अरेंजमेंट पड़ी होगी, है ना, उसमें से एक सोडियम के एटम को हमने सेपरेट करना है, उसकी गैसियस फॉर्म लेनी है, फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, फिर जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एक एक्स एटम है, एक्स अकेला एटम है, आइसोलेटेड है ना, गैसेस फॉर्म में हमने उसको ले लिया, एनर्जी प्रोवाइड की, उसने एक एक्स पॉजिटिव बनाया, जैसे एन ने एन पॉजिटिव बनाया था, इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हुआ, ठीक है। और देखो आयनाइजेशन एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में क्यों आएगी? देखो जब भी हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तब हमेशा एनर्जी पॉजिटिव होती है,
ओके जब भी आप बाहर से एनर्जी दोगे, जब जो सिस्टम है जैसे मान लो ये इक्वेशन है, ये एनर्जी रिलीज करे तब आपकी एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव होगी। ओके ये देखो अब एल्यूमिनियम के एग्जांपल्स हम समझते हैं। एक एल्यूमिनियम का गैसियस एटम हमने ले लिया, इस पे हमने कुछ एनर्जी डाली, ठीक है, तो क्या हुआ, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो गया और Al पॉजिटिव बन गया और एनर्जी देखो 577 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पॉजिटिव है ना एनर्जी, क्योंकि हमने एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करवाई है। ओके अब देखो ये Al पॉजिटिव को हमने दोबारा से ले लिया गैसेस फॉर्म में ही, उस पे हमने दोबारा से इसमें हमने दोबारा से इसको एनर्जी प्रोवाइड की और ये Al2 पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 1 पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव बन गया और एनर्जी देखो ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गई है एनर्जी, है ना, अगर ये 600 थी तो ये 1800 हो गई है एनर्जी, ठीक है, इतना ज्यादा फर्क आ रहा है। और मैंने नीचे भी लिखा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है वो हमेशा कम रहेगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से। आयनाइजेशन एनर्जी 2 क्या हुई, देखो जब हमने पहला एक न्यूट्रल एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में से एनर्जी डाल के एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वो Al2 पॉजिटिव या X2 पॉजिटिव बनेगा तो उसको हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, है ना। यही Al2 पॉजिटिव में से अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उसे हम आयनाइजेशन 3 बोलेंगे, ठीक है। देखो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू सबसे कम, उससे ज्यादा, ऐसा क्यों। अब देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन निकालना था हमने न्यूट्रल स्पीशीज में से, है ना। अब ये न्यूट्रल स्पीशीज में से हमने आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, और जो पॉजिटिव चार्ज में से ये वाला स्पीशीज है इसकी जो अट्रैक्शंस है वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ से अगेन एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इधर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके व्हाट आर पीरियोडिक ट्रेंड्स, अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें डाउन द ग्रुप, है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। देखो कोई भी आपने ट्रेंड देखना है, आपने 3 फैक्टर्स देखने हैं उसके लिए। एक आप देखोगे साइज की क्या वेरिएशन है ना, एक आप देखोगे न्यूक्लियर चार्ज और एक देखोगे शील्डिंग इफेक्ट। ये तीनों चीजें देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिल रही है। ओके सबसे पहले तो हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप में साइज बताओ आप। जब हम डाउन द ग्रुप यानी लिथियम से रुबिडियम तक जाते हैं तो जो साइज है वो हमें पता है इंक्रीज होता है ना, इंक्रीजेस। ओके न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है क्योंकि देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे ही है ना डाउन द ग्रुप। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 और पोटेशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, यानी आप देखोगे हम ये फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक नए शेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक नए शेल में। तो इस नए इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज भी बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट देखो, अब देखो अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट क्या था। शील्डिंग इफेक्ट था कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो, ये सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये इनर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेंगे न्यूक्लियस के चार्ज से। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ऐसे शेल्स पड़े हैं, ठीक है, तो ये जो 3 शेल्स आ गए, सब शेल्स आ गए बीच में, ये आउटर वाले शेल को न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज की उतनी अट्रैक्शन नहीं शो होगी, है ना। देखो, जो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन से शो होनी चाहिए थी वो इन्होंने शील्ड कर ली, है ना, शील्ड कर ली। अब इसको कुछ जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन दिखने को मिल रही है वो क्या होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से शील्ड कर रहे हैं, इधर भी देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। यानी जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उस पे क्या हमें फर्क दिखेगा। देखो, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी। देखो, ये एक एटम है, साइज देखो नीचे जाते जाते पहले ये वाले साइज का एटम था, फिर ये वाले साइज का एटम हो गया। ऐसे देखो आप इसको, पहले देखो ये था साइज एटम का डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, फिर देखो ये हो गया साइज उसका, फिर देखो ये वाला साइज हो गया, है ना। तो जो न्यूक्लियस से ये आउटर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है ये कम होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको कम एनर्जी से हम निकाल सकते हैं। तो अगर साइज ज्यादा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, ठीक है, यही लिखा है हमने। ओके, अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट से। हर बार एक इलेक्ट्रॉन एक नए शेल में ऐड हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 1 से। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जो एटम है उसको तो कॉन्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा और एटम जो है वो ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो साइज है ये ज्यादा प्रोनाउंस्ड है दैन न्यूक्लियर चार्ज। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो, साइज बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो एक नए शेल में जाके ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो साइज बढ़ रहा है ये ज्यादा इफेक्टिव होगा दैन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ तो रहा है लेकिन साइज वाली जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा हम यहाँ पे देखेंगे। जो साइज वाली प्रॉपर्टी है वो विन कर रही है अपॉन न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट, ये तो हमने देख ही लिया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, है ना। शील्डिंग इफेक्ट का हम देख के आए अभी, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा था। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो जो पुल होगा न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, सो अगर हम वैल्यूज देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, देखो कम हो रही है। पहले 523, 496, 419 ऐसे करके, सीजियम की सबसे कम है 374 वैल्यू, यानी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, उसके लिए भी हम ये 3 जो फैक्टर हैं, साइज, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को ही देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम साइज देखते हैं। साइज अगर हम देखें तो अलोंग द पीरियड हमें पता है साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज, है ना। सेकेंड फैक्टर की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर हम लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऐसे, फिर देखो एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होता जा रहा है। यहाँ पे कार्बन में 1s2, 2s2, 2p2, नाइट्रोजन में 1s2, 2s2, 2p3, ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2p4,
ऐसे करके सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता जा रहा है, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट हम यहाँ पे ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए, चलो माना 2 इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कर लिया शील्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2 को शील्ड कर रहे हैं, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 4 को, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 5 को, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहा है, नई शेल नहीं बना रहा, तो शील्डिंग इफेक्ट इतना यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होता। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स रह गए, साइज और न्यूक्लियर चार्ज। हमने देखना है कि जो साइज अगर डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन क्या होगी, साइज डिक्रीज होगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पुल होगा न्यूक्लियस की तरफ वो ज्यादा होगा, छोटा हो जाएगा एटम। अगर छोटा हो जाएगा एटम तो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने इंक्रीज ही लिखी है। न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो भी क्या होगा, जो एटम है वो छोटा होता जाएगा एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, छोटा होगा तो पुल ज्यादा होगा न्यूक्लियस का और आउटर इलेक्ट्रॉन का, तो भी एनर्जी ज्यादा लगेगी उस आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड रहेगा अक्रॉस द पीरियड वो लिखा है जर्नली इंक्रीजेस। ओके, अब अगर हम वैल्यूज पे नजर डालें, आप एक बार ग्राफ में देखो, ग्राफ में आपको 2 एक्सेप्शंस दिखेंगे, एक तो है बोरॉन के केस में और एक है ऑक्सीजन के केस में। वैल्यूज तो बढ़ती जानी चाहिए, है ना, लेकिन बोरॉन में आपको एक डिप दिख रहा है, डाउन डिप दिख रहा है, और आपको एक ऑक्सीजन में डाउन डिप दिख रहा है, ये क्यों? ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे। अब देखो बेरिलियम की जो वैल्यू है आयनाइजेशन एनर्जी की, ये किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। तो बेरिलियम की वैल्यू है 899 यानी 900, है ना, और बोरॉन की वैल्यू है 801 यानी 800, है ना। अब देखो ये इसके बाद आता है, ये छोटा है ना, इसका साइज छोटा है, इसकी एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए थी, इसको ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए थी, लेकिन इसकी तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकालने की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। क्यों कम है? इधर देखो 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, इधर है 1s2 2s2 2p1। जब हम बोरॉन की बात करेंगे तो हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, वो 2p में से निकलेगा, इधर वो 2s में से निकलेगा। और आपको मैं ये बता दूं कि जो पेनिट्रेशन है वो s सबशेल का सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d और फिर s। यानी अगर हम सेम शेल में सबशेल्स की बात करें तो s ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड रहता है इलेक्ट्रॉन। यानी हमने क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे मैक्सिमम होती है जब इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है ना। तो s ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन सबसे पास पड़ा है न्यूक्लियस के, तो पेनिट्रेटेड है ना, तो इसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फिर p, फिर d, फिर s, तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू p। इस वजह से बेरिलियम जो है हमारा 4 एटॉमिक नंबर वाला, उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है कंपेयर टू बोरॉन। दिस इज एक्सेप्शन, और आपको ये पेपर में पूछा जाता है, आपको ये सारा चीज लिखना है वहां पे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, s का ज्यादा होता है p से, सो s से इलेक्ट्रॉन निकालना हमें मुश्किल है। ओके, अगर हम ऑक्सीजन वाला केस देखें, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की एक बार आप खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और मेरे को बताओ कि क्या आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट से आप इस बात को प्रूव कर सकते हो कि क्यों जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की है वो कम है दैन नाइट्रोजन, जबकि वाइस वर्सा होना चाहिए। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाला है दोनों में से p में, है ना, इसमें भी 2p3 है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें 2p4 है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा,
लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। हमें पता है 2p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, यानी हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड हमें पता है बहुत स्टेबल होता है। अगर वो स्टेबल है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दे, वो नहीं देगा। ओके, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2p4 है, दिस इज नॉट हाफ फिल्ड, बल्कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो इसमें 2p3 हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन कम एनर्जी से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा। अगर हम एक बार इनके ऑर्बिटल्स बनाने, ये हो गया नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, इसका सिर्फ हम 2p बनाएंगे। ओके, 2p में हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py, 2pz, और इधर भी 2p बनाएंगे, सेम ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz, ये 2px, 2py, 2pz, हमें पता है ऐसा होता है ना। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएगा ताकि मिनिमम रिपल्शंस हो, है ना। अब देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले तो हमने भर दिए, इसका 4 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की आपस में जो रिपल्शंस हैं उसकी वजह से भी इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी और ऑक्सीजन, ओवरऑल ऑक्सीजन जल्दी से अपना आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 2p3 बना लेगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी लेस देन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो देखो क्लोरीन है ना, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होती है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, ठीक है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन का न्यूट्रल एटम गेन कर ले तो वो स्टेबल बन जाएगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये सारी वैसे की वैसे लिख लो, ठीक है, नियॉन लिख लो यहाँ पे, एंड दिस वुड बी 3s2 एंड 3p6, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, है ना। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करवाया है, इसको ऐड करवाने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं या ले रहे हैं वो हमें अभी नहीं पता, वो हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उस एनर्जी को, ये जो एनर्जी यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है या जो हम प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी को गेन करने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ओके, डेफिनेशन देखो, द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज यानी एंथैल्पी हो गया रिलेटेड टू हीट, चेंज यानी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट निकल रही है, यहाँ पे दोनों केसेस हो सकते हैं। ओके, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। ओके, इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेट करके सेपरेट करके इलेक्ट्रॉन को, एटम को सॉरी, और गैसियस एटम बना के उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, ठीक है। x में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो x नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा, देखो इसमें देखो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन दो तरह से पॉसिबल है, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक, एक्सो यानी एक्सो, एक्सो मींस एग्जिट हो गया, यानी यहां से जो हीट है वो निकलेगी, हीट निकलेगी, है ना, हीट निकलेगी यानी हीट इज नेगेटिव, निकल रही है बाहर, तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, ये किस में होगा, ये क्लोरीन में होगा, ये 17th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इनमें होगा। क्यों इनमें होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, और वो स्टेबल बन जाएगा, इसी वजह से क्लोरीन एनर्जी रिलीज करेगा स्टेबल होके। ये सारी एग्जांपल
यू हैव टू पेस्ट हेयर, ओके। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, है ना, एक्सोथर्मिक यहां लिखो, ओके। अब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक उसका ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। तो हेरेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। यहाँ पे देखो मैंने सीधा एटम लिख दिया है, एटम से आप समझ जाओ आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात हो रही है, ओके। तो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है, जब हम आयनाइजेशन में भी एनर्जी प्रोवाइड करते थे तो एनर्जी पॉजिटिव आती थी, तो यहाँ पे हमने एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। हम ट्रेंड्स में अभी जब वैल्यूज देखेंगे कंसेप्ट्स विल बी मोर क्लियर टू यू, ओके। तो इनमें नोबल गैसेस आएंगी। नोबल गैसेस देखो कैसे आएंगी, अब देखो अगर हम नियॉन के एग्जांपल लेते हैं, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप 1s2 2s2 एंड 2p6, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन में, हमने 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। वैलेंस शेल में हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना, नोबल है, और इसके जैसे ही बाकी सारे जो एलिमेंट्स है बनने की ट्राई करते हैं, इसके जैसे, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की ट्राई करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके, है ना। लेकिन नियॉन में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये क्यों अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे और 7 इलेक्ट्रॉन बनाए, नहीं बनाएगी। ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करके एक 3s1 बना ले, क्यों करे ऐसा, इसने अनस्टेबल थोड़ी होना है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन है, वो उसने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स कर ली हैं, अपना बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस बना लिया है, अब वो क्यों ऐसा कुछ काम करेगा, ठीक है, कि वो उसका बिजनेस जो है वो डूब जाए, वो स्टेबल से अनस्टेबल दोबारा से हो जाए, है ना, नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि नहीं, मैं तो यहाँ पे स्टेबल ही रहूंगा। अगर कोई बाहर से एनर्जीज आ जाए, जो उसके राइवल्स हैं वो अगर बाहर से कुछ करने की ट्राई करेंगे, तो उसका बिजनेस जो है वो डूब सकता है, वो अनस्टेबल हो सकता है। तो अगर बाहर से हम इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करें, तो इसका ये जो सिस्टम है, नियॉन है ये जो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, बाहर से हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये एनर्जी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो सारी नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी, जबकि एक्सोथर्मिक में एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वो क्लोरीन वाला केस। कम टू पीरियोडिक ट्रेंड्स, तो वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, यानी लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज मोर नेगेटिव, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। नेगेटिव यानी क्या होता है, एनर्जी जो है रिलीज होती है ना, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होता है ऐसा, हमने 3 फैक्टर्स देखने हैं वही वाले। देखो सबसे पहला फैक्टर है हमारा साइज। साइज देखो, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएं तो साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज होता है तो साइज छोटा होता जाएगा, है ना। साइज छोटा होगा तो छोटे से एटम में इलेक्ट्रॉन को डालना इजी है, क्योंकि न्यूक्लियस की उसकी अच्छी अट्रैक्शन होगी, है ना। तो ज्यादा एनर्जी, जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा एटम का, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का अंदर एंटर करना इजी है और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, ओके। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज हमें पता है 1 यूनिट करके इंक्रीज होता है, एटम छोटा होता जाएगा, अगेन आउटर इलेक्ट्रॉन का अंदर आना इजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन वो फील करेगा। न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीजेस, और इसने सेटिस्फाई कर दिया कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर जाता जाएगा एक एलिमेंट में, तो एनर्जी वो ज्यादा रिलीज करेगा। शील्डिंग इफेक्ट, हमें शील्डिंग इफेक्ट का पता है, शील्डिंग इफेक्ट इतना नहीं होता अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें, ठीक है, तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से नेगेटिव, मोर नेगेटिव होती जाएगी, जैसे जैसे हम लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन ऐसे ऐसे करके जाते जाएंगे।
ओके, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, लेस नेगेटिव मींस जो कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, कम एनर्जी रिलीज होते जाएगी, लेकिन एनर्जी यहाँ पे रिलीज ही हो रही है, ये चीज आप ध्यान रखो। यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो केस है कि एनर्जी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम नॉर्मल गैसेस में करेंगे जहाँ पे डेल्टा EH पॉजिटिव होता है, एनर्जी जो है हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे एनर्जी रिलीज ही हो रही है, एनर्जी रिलीज होती जा रही है लेकिन लेस, यानी फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। 327 ये क्या यहाँ पे बढ़ गई, दिस इज एक्सेप्शन, फिर कम होगी, फिर कम होगी, ठीक है। जर्नली एनर्जी कम होती जाएगी, ये चीज एक्सेप्शन है, वो हम अभी देखते हैं। देखो ग्राफ में अगर आप देखो आपको क्लोरीन की एक पीक दिखेगी, ठीक है, क्लोरीन की पीक, यानी ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। आपने यहाँ पे इतना याद रखना है, हमने देखो जो हमने वैल्यूज प्लॉट की हैं वो हमने एक्सिस पे नेगेटिव लेके चले हैं हम, इसलिए हमने इनके आगे नेगेटिव्स नहीं लगाए। हमने वहां पे पूरा मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इसलिए जो ग्राफ है उसकी पीक बनी है। आपने ऐसा ही ग्राफ बनाना है अगर आपको पेपर में पूछा जाए, ठीक है। अब देखो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में देखो, ओके, क्लोरीन में देखो आप, क्लोरीन के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। फ्लोरीन की लिखो वही आप 1s2 2s2 2p5। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन जाना है ना, इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन करना है और एनर्जी रिलीज करनी है, लेकिन हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो क्लोरीन ने ज्यादा एनर्जी, लेस एनर्जी रिलीज करनी थी कंपेयर टू फ्लोरीन, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे, लेकिन ये इतना छोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से। बाकी जो ट्रेंड है वो वैसा ही रहेगा। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो आयोडीन में सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी, सबसे कम ही है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरीन में है। और आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। डोंट थिंक कि आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आप वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दो अक्रॉस द पीरियड, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे ट्रेंड समझना है, और जो मैं एक्सेप्शंस यहाँ पे करवा रही हूँ ये चीज आपको ये पूछा जाएगा फ्लोरीन के साथ कि फ्लोरीन की एनर्जी जो थी वो ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी कंपेयर टू क्लोरीन, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, है ना, ये चीज आपको वहां पे बतानी है। ओके, ये देखो, ये भी आपको ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नोबल गैसेस की हमने देखा कि एनर्जी पॉजिटिव होती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन ये जो मैंने 3 यहाँ पे एटम्स लिखे हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये 0 होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल आएगा तब आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी, है ना। अब देखो, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 एंड 2s2। इसकी देखो नियॉन तक होगी 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन, और कितना बचा 3s2। नाइट्रोजन देखो 1s2
2s2 एंड 2p3। ओके, फॉस्फोरस देखो 1s2 2s2 2p6 तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आउटर शेल वाली लिख रही हूँ 3s2 और 3p3, 15 हो गए ना, 10 पहले वाले और ये 5 बाद वाले। ओके, अब आपने एक चीज यहाँ पे कॉमन नोटिस की होगी, क्या चीज है वो है आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इनके, वो है सब में हाफ है सब में। इसमें फुली फिल्ड है, इसमें फुली फिल्ड है। 3s में या 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 2p में 3 और 3p में 3, यानी हाफ ऑफ फिल्ड। तो ये स्टेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, एक एटम है। ओके, हम कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है ना। 2 नॉन मेटल, यानी अगर हम एक हाइड्रोजन ले और एक क्लोरीन ले, दीज बोथ आर नॉन मेटल्स। अब आप बोलोगे हाइड्रोजन कैसे नॉन मेटल है? हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 में पड़ा है, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले सारे मेटल्स होते हैं, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले सारे एलिमेंट्स मेटल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन देखो, हमने हाइड्रोजन का हमेशा डिबेटेबल केस पढ़ा है। हमने बोला था कि हाइड्रोजन को चाहे अल्कली मेटल्स पे रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके साथ सिमिलर है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में प्रेजेंट है जैसे बाकी सारे अल्कली मेटल्स में है। लेकिन प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन की वो क्लोरीन वाली है, ठीक है। तो ये दोनों नॉन मेटल के बीच में हम एक बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनता है। कैसे शेयरिंग से बनता है? अब देखो, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये हो गया हाइड्रोजन, और क्लोरीन के पास हमें पता है ये जो क्लोरीन है इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, और ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे, और ये एक कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बना लिया, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है ऐसे बना लिया इन्होंने। अब देखो, ये जो हमारे पास ये जो शेड पेयर वाला एक इलेक्ट्रॉन का शेड पेयर है, ये किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इसको खींच लेगा, तो क्लोरीन की तरफ ये खींचा जाएगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, कि एक एटम की ऐसी टेंडेंसी जिससे उसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो जाए उसके साथ इन ए कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, ये आप देख रहे हो, ये एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई हुई है ना, जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए पढ़ी थी, वो एक सिंगल एटम के लिए थी, है ना, वो एक सिंगल क्लोरीन के लिए थी। ये HCl क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है HCl, उसके लिए है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। अब देखो, जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसे हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। अब देखो, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात आएगी, तो हम उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे पास मेथड्स होते हैं, उसे हम डायरेक्टली वैल्यूज जो हमने ग्राफ्स वगैरह में देखी वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं तो वो हम इनडायरेक्टली निकालते हैं, कुछ हमारे पास रेफरेंस स्केल है उनसे निकालते हैं। देखो, फर्स्ट है पॉलिंग स्केल, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज है, और इससे हमने जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल का, उसकी वैल्यू निकाली है, और वो है फ्लोरीन, और इसकी वैल्यू 4.0 पॉलिंग स्केल ने दी है, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड। ओके, सेकेंड है मिल्किन स्केल,
और थर्ड है रॉच्यू या एंड्रेड रॉच्यू स्केल। ओके, तो बेसिकली हमने ये सारा कुछ क्यों समझा, क्योंकि हमें ट्रेंड्स पेपर में पूछे जाते हैं, हम उन पे ध्यान देंगे। ट्रेंड्स, अब देखो अगर हम वेरिएशन देखें अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट यानी लिथियम से फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। हमने तीन फैक्टर्स देखने हैं अक्रॉस द पीरियड। पहला तो साइज होता है कम, साइज कम होगा तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर है, उसका जो पुल होगा न्यूक्लियस की तरफ वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसको हम ये चाई सिंबल से लिखते हैं वो इंक्रीज होगी। ओके, सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, अगेन साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ओके, थर्ड है हमारा शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम यहाँ पे इतना प्रोनाउंस इफेक्ट जिसका नहीं होता, हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। ओके, अगर हम वेरिएशन डाउन द ग्रुप देखें तो वो डिक्रीज हो रही है। सेम फैक्टर्स यहाँ पे देखो, साइज इंक्रीज होता है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन का जो पुल रहेगा न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज हमें पता है बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जो साइज है दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड, तो साइज बढ़ रहा है तो दैट मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बढ़ेगी, न्यूक्लियस का पुल कम होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर होता है, या पहले नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखते हैं कि टेंडेंसी, ऐसी टेंडेंसी एक एटम की जिससे इलेक्ट्रॉन गेन हो, टेंडेंसी टू गेन ए इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो सेम रहेगा अगर हम वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड देखें, तो अगर जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है यानी साइज छोटा हो रहा था, ठीक है, साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है अगर उसकी शेयर्ड पेयर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, अकेले इलेक्ट्रॉन के लिए तो बढ़ेगी, है ना। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, NMC लिख रही हूं मैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा, सेम एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को हमने टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ग्रुप में साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है, न्यूक्लियस का जो पुल है वो कम हो जाता है। तो सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी जो है NMC जो है हमारा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये तो कंक्लूड हो गया। अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ओपोजिट रहेगा। क्यों ओपोजिट रहेगा? पहले तो अगर हम डेफिनेशन देखें मेटालिक कैरेक्टर की तो दैट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर गेन करने की कैपेसिटी लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड बढ़ रही थी तो लूज करने की कैपेसिटी तो कम होगी ना, क्योंकि हमें पता है साइज छोटा होता जाता है। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन से बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा, तो वो कैसे लूज करेगा, है ना। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो जो मेटालिक कैरेक्टर रहेगा वो होगा डिक्रीज, और अगर हम ग्रुप की बात करें साइज बड़ा हो रहा है तो लूज करना इजी रहेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो बाय दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपको कोई डाउट है वो आप मुझे बता सकते हो। ओके, एक हम लेक्चर 1 to 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इजीली, उनमें क्या एक्सेप्शंस हैं, वो हम सभी चीजें देखेंगे। ठीक है, ओके, फॉर नाउ बहुत है इतना, आप रिवाइज करते रहो अपना काम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।